हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो है कछुआ वंश। सबसे पहली बात आती है कि कछुआ वंश का मूल स्थान क्या है। तो कछुआ वंश का मूल स्थान नरवर मध्य प्रदेश माना जाता है, जबकि राजस्थान में इनका मूल स्थान माना जाता है ढूढ़ाड़। राजस्थान में इनका प्रारंभिक स्थान क्या माना जाता है? ढूढ़ाड़ माना जाता है। तो एक इनकी नरवर मध्य प्रदेश के एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एक कहानी भी जुड़ी हुई है ढोला और मारू की। अब कहते हैं कि नरवर मध्य प्रदेश का एक राजा नल था और राजा नल का एक बेटा ढोला जो शालय कुमार के नाम से जाना गया, उसका विवाह डेढ़ की राजकुमारी मरमण उर्फ मारू से हुआ जो बुध सिंह की पुत्री थी। अब कहा जाता है कि 1.5 साल की आयु में जब मरमण की शादी हो जाती है और ढोला उस समय महज शादी के समय 3 वर्ष के थे, तब मारू जब बड़ी होती है तो उसकी माताश्री के द्वारा बताया जाता है कि आपकी शादी हम तो ढोला नरवर मध्य प्रदेश के शालय कुमार से कर चुके हैं। तो वो बार बार संदेश भिजवाती है और संदेश वापस कोई सूचना नहीं आती। अब सूचना न आने की वजह से उसने एक सिरोही के डाडी जाति का एक व्यक्ति था, उसको भेजती है। अंततः वो सूचना ढोला उर्फ शालय कुमार तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। तो कहते हैं जब ढोला जब अपने पुंगल ठिकाने में आते हैं तो पुंगल ठिकाने में आने के बाद उनकी प्रेम कहानी बड़ी चर्चित रहती है और उसी पे आधारित अपने राजस्थान में एक ग्रंथ भी लिखा गया है कवि कलोल के द्वारा ढोला मारू करती। अब ढोला मारू करती कवि कलोल के द्वारा लिखी गई है। अब इसके ऊपर ढोला मारू के ऊपर बहुत सी इतिहास में बहुत सी या साहित्य के अंदर बहुत सा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि ढोला मारू करती कहाँ किसकी है, या ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, किस और ढोला मारू गीत किन के द्वारा गाया जाता है, ढोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो याद ही रखना है कि ढोला मारू जो करती है, ढोला मारू करती कवि कलोल के द्वारा लिखी गई है, जबकि ढोला मारू गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है जो डाडी जो जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम ढोला मारू नृत्य की बात करें तो ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और ढोला मारू जो चित्तर है, ढोला मारू चित्तर अपना जोधपुर का प्रसिद्ध है, जबकि चावण चित्तर शैली में ढोला मारू चित्तर उस अमर सिंह सेकंड के काल में नूरुद्दीन के द्वारा भी चित्रित किया गया है। अब इसी ढोला मारू पे बात आती है कि राजस्थानी साहित्य में ढोला मारू के नाम से प्रसिद्ध एक प्रेम कथा पर आधारित गीत गाया जाता है जो सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है और डाडी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। हमने अभी एक बात जानी कि ढोला कौन थे, कहाँ से हैं, तो ढोला नरवर मध्य प्रदेश से हैं, जबकि कछुआ वंश का जो मूल स्थान है नरवर मध्य प्रदेश माना जाता है और राजस्थान में उनका मूल स्थान ढूढ़ाड़ माना जाता है। प्रारंभ में अपने आप को ये कुश श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। तो कछुआ वंश का प्रारंभिक राज्य क्षेत्र नरवर मध्य प्रदेश। अब कछुआ वंश के स्वयं को श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। अब कहा जाता है कि कछुआ क्यों कहलाए। कछुआ कहलाने के पीछे ऐसा मत है कि इन्होंने कछपाल नामक एक लड़ाकू जनजाति का दमन किया और अपने राज्य को वहाँ पे स्थापित किया, इसीलिए आगे चलकर क्या कहलाए, कछुआ कहलाए। नेक्स्ट बात आती है कि राजा नल की 21वीं पीढ़ी का एक शासक हुआ है 33वां, जिसका नाम सोढ़ादेव है। सोढ़ादेव का एक पुत्र है दुलय राय धोला राय तेजकरण। उसकी शादी अपने राजस्थान के मूरा जो वर्तमान में दौसा में पड़ता है, मूरा के लालन सिंह की बेटी से उनका विवाह होता है। अब कहते हैं कि लालन सिंह की कोई संतान नहीं थी, एक लड़की थी। लड़की की शादी उस समय दुलय राय या धोला राय से कर दी जाती है। तो उस समय एक एरिया पड़ता है माची जो दौसा से स्थित था, आज वर्तमान में जिसे जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बड़ गुजरों का राज हुआ करता था। तो उस रालणसी ने अपने दामाद से कहा कि भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्यों ना आप यहीं पर रहिएगा। तो रालणसी का जो दामाद था दुलय राय धोला राय तेजकरण, वो अपने राजस्थान में यहीं रह जाता है, दौसा के अंदर रहता है। और वहाँ पर उन्होंने फिर बड़ गुजरों को हराकर माची के अंदर अपना राज्य स्थापित किया और माची का नाम बदलकर उन्होंने जमुआई माता का मंदिर बनवाकर जमुआ रामगढ़ कर दिया। जबकि आपको ध्यान ये रखना है कि जब जमुआ रामगढ़ नाम रखता है उससे पहले राजस्थान का कछुआ वंश का जो मूल स्थान माना जाता है, राजस्थान में मूल स्थान ढूढ़ाड़ माना जाता है।
तो कछवा वंश का मूल स्थान राजस्थान में ढूढ़ाड़ माना जाएगा और राजस्थान में कछवा वंश की प्रारंभिक जो राजधानी है वो दौसा मानी जाएगी। अब दौसा का भी कौन सा स्थान था? अब दौसा तो उस समय दौसा इनमें दुल्हे राय की राजधानी है दौसा। इसके बाद जमुआ रामगढ़ जब वो माची को हरा करके माची के बड़गुजरों को हराकर माची पर अधिकार करता है तो जमुआ रामगढ़ को दुल्हे राय तेजकर्ण दुल्हा राय उसको अपनी राजधानी बना लेता है। इसके बाद उन्होंने तीसरी राजधानी बनाई खो, जो वर्तमान आमेर के अंतर्गत आता है। और चौथी राजधानी उस समय जो बनी वो 1207 ईस्वी को कोकिल देव के द्वारा 1207 में कछवा वंश की राजधानी आमेर रही। और पांचवी राजधानी और अंतिम राजधानी जो रही वो जयपुर। जब जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह जयपुर नगर की स्थापना कर देते हैं, तो जयपुर नगर की स्थापना के बाद जयपुर जो राजधानी रही है वो सवाई जय सिंह की रही है। अब कछवा वंश की दो नींव निकलती हैं, कहते हैं कि दो शाखाओं में बढ़ जाता है कछवा वंश, एक नुरु और एक शेखा, दो भाई थे और नुरु से एक शाखा निकली वो थी नरुका और शेखा से जो शाखा निकली वो शेखावत थी। जबकि कछवा वंश का आदि पुरुष, संस्थापक या फिर प्रथम पुरुष वो दुल्हे राय को माना जाता है या धोला राय को या तेजकर्ण को माना जाता है। 1137 में इन्होंने दौसा के अंदर कछवा वंश की नींव रखी, जिनकी प्रारंभिक स्थान जो माना जाता है वो ढूढ़ाड़ माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, मोटे तौर पे आपको जो याद रखना है कि कछवा वंश का प्रारंभिक राज्य क्षेत्र क्या था, तो कछवा वंश का प्रारंभिक राज्य क्षेत्र ढूढ़ाड़ है, जबकि प्रारंभिक राजधानी दौसा है। प्रारंभिक राजधानी दौसा। इसकी दूसरी राजधानी अगर हम बात करें तो वो थी आपके जमुआ रामगढ़, तीसरी राजधानी खो है, चौथी आमेर और पांचवी जयपुर है। प्रथम राजधानी इनकी दौसा रही और इनकी अंतिम राजधानी जयपुर रहती है। तो कछवा वंश की इन्होंने नींव कब रखी? तो दुल्हे राय ने कछवा वंश की नींव 1137 ईस्वी को रखी है, याद रखना है ये बात। इसके बाद 1237 ईस्वी में कदली महल की स्थापना होती है। आमेर के एक कोकिल देव के बाद जो राजा बनते हैं वो राजदेव बनते हैं। राजदेव ने आमेर के अंदर कदली महलों का निर्माण करवाया। ये कदली महलों के अंदर कछवा वंश के राजाओं का बाद में राज तिलक भी होने लग गया था। इसके बाद कदली महल के बाद अगर हम बात करें तो आता है आमेर का पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा ने 17 मार्च 1527 के खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़े और सांगा जब युद्ध में घायल हो जाते हैं तो सांगा के प्राणों को बचाने हेतु सांगा को युद्ध मैदान से बाहर निकालते हैं और स्वयं युद्ध में मारे जाते हैं। अब इसी आमेर के पृथ्वीराज कछावा से एक कहानी भी जुड़ी है। कहते हैं कि इनकी एक रानी थी जिसका नाम बालाबाई है। बालाबाई ने एक मंदिर बनवाया था जिस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जब बालाबाई के द्वारा आमेर के अंदर बनवाया गया तो एक दिन काफ़ी भीड़ थी। अब भीड़ के दौरान उस समय महिलाओं का जत्था उस मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहा था। तभी आमेर के पृथ्वीराज कछावा भी उसी भीड़ के पीछे से लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने चले जाते हैं। तब पीछे से आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब थे थोड़ा साइड हटियो। तो कहते हैं कि पीछे जब मुड़कर देखा गया वो तो जिसको बाई साहब बोला है वो उसकी रानी बालाबाई थी। तो उसने क्या कहा कि उसके बाद उस अपनी रानी साहिबा से कहा कि आज के बाद अपना संबंध पति और पत्नी का नहीं रह करके बालाबाई को कहा कि आज से हमारा रिश्ता भाई और बहन का रहेगा। राजस्थान में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो राजा ने अपनी रानी को भी बहन का दर्जा दिया। बाद में ये कहते हैं कि बालाबाई करशन पेहारी के पास चली जाती है और करशन पेहारी के पास जाने के बाद करशन पेहारी की शिष्य बन जाती है। अब करशन पेहारी यहाँ पे रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक हैं। रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गलता जयपुर में है। गलता जयपुर गालब ऋषि की तपोभूमि भी मानी जाती है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो हमने अभी बात की कि रानी बालाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। कहते हैं कि पृथ्वीराज कछावा के 12 पुत्र थे। अब 12 पुत्रों के अंदर इन्होंने आमेर को डिवाइड कर दिया। आमेर को 12 भागों में अपने 12 पुत्रों में बांट दिया जाता है और इसी व्यवस्था को उन्होंने 12 कोटरी व्यवस्था नाम दिया। क्या नाम दिया? 12 कोटरी व्यवस्था नाम दिया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आती है कछवा वंश का शासक अगला है भारमल। भारमल की अगर हम बात करें तो भारमल का जो शासनकाल 1547 से 1573 तक रहता है। अब भारमल का मूल नाम बिहारीमल था। और इसको भारमल नाम दिया है अकबर ने।
भारमल नाम किसने दिया? अकबर ने। इसके बाद उपाधि की अगर हम बात करें तो इनकी उपाधि अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि है। जबकि एग्जाम में पूछा भी गया कि अमीर उल उमरा की उपाधि किसकी है, तो याद रखिए भारमल की भी है और भगवंत दास की भी है। तो अमीर उल उमरा उपाधि भारमल और भगवंत दास दोनों के पिता और पुत्र दोनों को अकबर के द्वारा प्रदत्त है। अकबर ने उपाधि दी थी, याद रखिए अकबर द्वारा प्रदत्त है, अकबर द्वारा प्रदत्त। तो अकबर ने भारमल और भगवंत दास दोनों को अमीर उल उमरा की उपाधि दी, साथ ही साथ भारमल को राजा की उपाधि भी देता है। कहते हैं कि पहली बार जब भारमल मुगल शासक अकबर से मिलना चाहता है, उस समय वो मजनू खां के सहयोग से अकबर से दिल्ली में मिलता है। अब दिल्ली में मिलने के बाद इनकी कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हुई, परंतु कहते हैं कि एक बार अकबर 1562 ईस्वी में अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आ रहे थे। आपको ये भी पता होगा कि अकबर कुल 14 बार अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आए थे। अब उस समय अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आ रहे थे, तब ये बात भारमल को पता चलती है। तो भारमल उस समय जगताई खां के मध्यस्थता उसको कहता है जगताई खां को कि भाई आप मुझे अकबर से मिलाइए। तो अकबर से जगताई खां उसको मिला देता है, परंतु अकबर उस समय उनको कहता है कि भाई अभी हम सांगानेर में नहीं रुक सकते और हम लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते, तो हम आते समय जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के बाद वापस आएंगे तो आप सब बैठ कर के आपसे बातचीत करेंगे। और उसी दौरान कहते हैं कि जब सांगानेर से जब अकबर अजमेर चले जाते हैं, तो जब अजमेर से वापस लौटकर जब सांबर रुके होते हैं, सांबर रुके होते हैं, तभी भारमल उस समय वापस आते हैं और भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार किसके सहयोग से करता है, तो जगताई खां के सहयोग से। अब भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कहाँ की है? सांगानेर तो बातचीत हुई है, जबकि उन्होंने अधीनता स्वीकार की है सांबर जयपुर में। कहते हैं कि सांबर जयपुर में ही अकबर को भारमल ने अपनी लड़की के रिश्ते की बात भी कह दी और वहीं पर इनका शादी हो जाती है। अब अकबर ने अर्का के साथ शादी की, अकबर हरका के साथ क्या करता है? शादी करता है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये बनते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला शासक कौन होगा? तो आपका उत्तर होगा भारमल होगा। यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला शासक कौन होगा? तो भारमल होगा। इसके बाद ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा जब मनसबदारी प्रथा से किसी से नवाजा गया राजपूताने के पहले शासक को, तो वो शासक भारमल भी है। तो याद ये भी रखना है कि राजपूताने का वह शासक जिसे मनसबदारी प्रथा से नवाजा गया वो भी कौन है? भारमल है। यानी भारमल को अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा से नवाजा गया। आप अच्छे से जानते हैं कि मनसब का अर्थ पद या श्रेणी होता है, पद या श्रेणी होता है, और मनसब की जो उत्पत्ति होती है वो मंगूल से होती है। 1572 ईस्वी के समथिंग इसको अकबर भारत लेके आता है और इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जात और श्वार। यानी मनसब एक पद है, पद का मतलब पद या श्रेणी माना जाता है, जो अरबी भाषा में इसका अर्थ पद या श्रेणी, अरबी भाषा का शब्द है मनसब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पद या श्रेणी। तो भारमल को अकबर के द्वारा 5000 का मनसब दिया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि भारमल को अकबर ने सबसे पहले कितने का मनसब दिया? तो आपको याद रखना है कि 5000 का मनसब दिया था। और राजपूताने का पहला शासक जिसे मनसबदारी प्रथा से नवाजा गया वो शासक कौन है? भारमल है। अब इसके बाद जो बात करते हैं अपन कि उनकी शादी कब होती है, कहाँ होती है, तो हरका के साथ जब अकबर की शादी होती है तब बात है 20 जनवरी की। 20 जनवरी 1562 को अधीनता स्वीकार कर लेता है और 6 फरवरी को इनकी शादी होती है। 6 फरवरी को अकबर के साथ हरका की शादी होती है। हरका की शादी करने के बाद अकबर ने हरका का नाम बदल दिया और हरका का नाम बदल करके मरियम कर दिया। अब हरका बाई राजपूताने की पहली वो राजकुमारी है या पहली वो रानी है जिसकी शादी हुई परंतु डोली नहीं उठी। हरका का नाम बदलकर मरियम कर दिया गया था। 10 फरवरी 1562 को जब हरका दिल्ली जा रही थी तब उनके साथ भगवंत दास को भेजा जाता है। अब दिल्ली दरबार में प्रस्तुत होने वाला या मुगल सेवा में प्रस्तुत होने वाला राजपूताने का पहला जो शासक है वो भगवान दास या भगवंत दास है, परंतु साथ ही साथ भगवान दास या भगवंत दास के साथ उनका पुत्र
पुत सिंह भी मुगल सेवा में प्रस्तुत होता है। तब मान सिंह और हरका ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था सलीम, जिसका नाम सलीम उर्फ जहांगीर। जहांगीर ने अपनी अम्मी जान को जो उपाधि दी वो थी मरियम उजमानी। मरियम उजमानी। कहा जाता है कि अकबर के अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर को एक सलाह देता है बारबल, जिसका नाम है सुलह कुल नीति। सुलह कुल का अर्थ होता है यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। बारबल ने अकबर से कहा कि महाराज आप अगर ऐसा अब राजपुताने के राजाओं से सीधा पंगा लोगे तो नुकसानदेह है, आप उनसे धार्मिक सहिष्णुता की बात करिए, सभी धर्मों को आदर करिए और उन धार्मिक सहिष्णुता की राजपुताने के राजा इनकी बात आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। तो कहते हैं इसी बात को लेकर के अकबर ने सुलह कुल नीति की अनुपालना करते हुए 15 नवंबर 1570 को नागौर दरबार का आयोजन किया। और उसी नागौर दरबार का आयोजन जो किया गया उसके अंदर कुछ शासकों ने अधीनता भी स्वीकार की, जैसे जैसलमेर के हरराय सिंह आए, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह आए, बीकानेर के कल्याण सिंह आए और कल्याण सिंह के पुत्र राय सिंह और राय सिंह के साथ उनका बड़ा बेटा पृथ्वीराज राठौड़ भी इसमें शामिल हुआ था।